ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास। अगस्त का करंट अफेयर्स सर हम डिस्कस कर रहे थे। एक क्लास हो चुकी थी। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस किया था। आज उसकी कंटिन्यूटी में आज शुरू करेंगे। कल थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम चल रहा था इंटरनेट का, तो कमेंट्स वगैरह में दिक्कत हो रही थी बाकी लोगों को, इसलिए हमने 10 क्वेश्चन पे ड्रॉप कर दिया था। आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी सर, रेडी हैं। चलिए जी, पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताइए जो कल डिस्कस किए रहे थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज पिच ब्लैक हम किस कंट्री के साथ करते हैं, आंसर दीजिए। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स हैज अनाउंस्ड टू टेक पार्ट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक। इट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। एक्सरसाइज पिच ब्लैक किसके साथ हम करते हैं। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर था ऑस्ट्रेलिया। चलो जी सर, तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये मिशन भूमिपुत्र से रिलेटेड था। ये आपका स्कीम आसाम में आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। रिसेंटली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो वाज सीन इन न्यूज। इट कैन लॉन्च सैटेलाइट्स अप टू हाउ मच मास इनटू 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। जैसे ही अगर ये अर्थ है, तो अर्थ के आसपास जो ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, तो जो सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिट होता है उसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। फिर इससे काफी दूरी पर, ठीक है, काफी दूरी पर एक ऑर्बिट होता है उसे कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, जैसे एक बार हमने याद करो पीएसएलवी पढ़ा था, इसी तरह से एक होता है एसएसएलवी, एक होता है जीएसएलवी। तो एसएसएलवी ज्यादा हैवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं होता, ये बहुत ज्यादा दूरी तक या बहुत ज्यादा मास के साथ आपका लॉन्च नहीं हो सकता, तो इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी इधर लो अर्थ ऑर्बिट तक रहती है। अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाना है विद हैवी मास तो हम लोग जीएसएलवी यूज करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, जो इसरो ने डेवलप किया है। तो ये कितने मास तक की सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट काफी नजदीक होता है, कुछ 500 किलोमीटर की दूरी पे होता है अर्थ से, ठीक है। तो आपको बताना है कितनी दूरी तक, कितने मास तक की सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। करेक्ट आंसर इज 500 केजी, ठीक है। तो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है 500 किलो तक की सैटेलाइट को, 500 किलो तक के वजन की सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है इन द लो अर्थ ऑर्बिट। एसएसएलवी यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं। ये 3 स्टेज का होता है, ठीक है। 3 स्टेज में ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा जब भी रॉकेट ऊपर जाता है, रॉकेट कभी आपने नोटिस करना ऊपर जाता है, तो धीरे धीरे उसके कंपार्टमेंट्स अलग होते जाते हैं। पहले एक कंपार्टमेंट अलग होगा, फिर यहाँ पर इग्निशन चालू होगा, ये अलग होगा, फिर यहाँ पर इग्निशन चालू होगा, ये अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इस पे जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं उसमें। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो ये तो देखो बिल्कुल इसका बेस है, ये इसका फर्स्ट स्टेज है, ये इसका सेकंड स्टेज है, ये इसका थर्ड स्टेज है, ठीक है। तो जो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, और ये तीनों की तीनों कैसी होती हैं, सॉलिड प्रपल्शन स्टेजेस होती हैं। यानी इसमें जो फ्यूल भरा होता है वो कैसा होता है, सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल कैसे होता है, कभी आपने बारूद देखा है, बारूद, उसको जला के भी तो बॉम्ब बनाए जाते हैं, तो ये वही है। तो इसमें आपका सॉलिड फ्यूल होता है तीनों स्टेजेस में, ठीक है। फिर उसके बाद एक लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल होता है एज ए टर्मिनल स्टेज। खैर वो हमें मतलब नहीं है। देखो हमेशा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कोई सा भी पढ़ो, पीएसएलवी पढ़ो, एसएसएलवी पढ़ो, जीएसएलवी पढ़ो, सवाल यही बनता कितने स्टेज का है।
तो ये 3 स्टेज का है और तीनों स्टेजें कैसी हैं सर, इसकी सॉलिड बेस्ड है। ये चीज ध्यान देने लायक होती है, बाकी ज्यादा आप जाओगे तो फिर वो टेक्निकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, ठीक है। तो उतना टेक्निकल में हमें नहीं जाना है, हमें इतना समझना है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 स्टेज का व्हीकल होता है और उसमें आपका तीनों सॉलिड स्टेज होती हैं। अभी यूपीएससी ने एक बार इस पे सवाल पूछा था, आगे मैं वो सवाल दिखाऊंगा, ठीक है, अटेम्प्ट करना आप। अच्छा, एसएसएलवी इवन जीएसएलवी तक ये सब 3 स्टेज के होते हैं, ठीक है। जीएसएलवी तक आपके कितने स्टेज के होते हैं, 3 स्टेज के होते हैं ये सब, ये ध्यान रखना। बस ये लिक्विड वो बदल जाता है फ्यूल, जैसे इसमें सॉलिड यूज होता है, पीएसएलवी या जीएसएलवी में सॉलिड की जगह लिक्विड यूज होगा, क्रायोजेनिक यूज होगा, ठीक है। तो ये सब और ज्यादा एडवांस फ्यूल होता है, जितना एडवांस फ्यूल होगा उतनी उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। चलो जी, हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एसएसएलवी में क्या देखना था, 3 स्टेज का होता है, तीनों की तीनों स्टेज में क्या होता है, सॉलिड फ्यूल होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल, बेसिकली इतना आपको समझना था इतने पूरे कंटेंट में। और जब नोट्स बनाते हो तो ये सारी जानकारी नहीं लिखनी होती, बस इतना लिखना होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 स्टेज का होता है, तीनों कैसी स्टेज हैं, सॉलिड फ्यूल है। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। ऑल राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Recently, white onions of which of the following regions received the GI tag? आज मॉर्निंग में कोई कह रहा था सर जीआई टैग पढ़ा दो, तो जीआई टैग सर जी हमने सब ऐसे कवर कर रखे हैं, करंट अफेयर्स में सारे जीआई टैग्स कवर हैं। बताइए व्हाइट ओनियंस किस एरिया से बिलोंग करती हैं? इस एरिया की व्हाइट ओनियन को जीआई टैग मिला है। व्हाइट अनियन तो वैसे आपने देखी होंगी, जो फ्राइड राइस वगैरह में डलती हैं। अरुणाचल में मैंने सबसे ज्यादा फ्राइड राइस ही खाए हैं, बढ़िया बनते हैं वहां, अलग ही लेवल के बनते हैं। एमपी, प्याज है तो एमपी लगा दो, तो भूल गए, प्याज सबसे ज्यादा नासिक में मिलती है, महाराष्ट्र। ये अलीबाग में मिला है, अलीबाग महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके लिए कानून भी बना है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1999, ठीक है, 1999 का ये कानून है। तो व्हाइट अनियन सर कहाँ की है, अलीबाग महाराष्ट्र। सिंपल सवाल यही आएगा कि बताओ ये व्हाइट अनियन कहाँ की हैं, और ऑप्शन में इसी तरह से लिखा होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार। तो आपको खट से पहचान जाना है कि व्हाइट अनियन को जीआई टैग कहाँ से मिला है, महाराष्ट्र से मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी assigned MOU with which of the following companies for the transcontinental relocation of cheetahs from Africa to India? देखो भैया, ये चीज तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, अफ्रीका से चीते आ रहे हैं, एशियाटिक चीते आ रहे हैं, तो घूम फिर के उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता रहता है। तब सवाल ये बन रहा है कि जो चीता लाए जा रहे हैं अफ्रीका से इंडिया में, ठीक है, बहुत ही भव्य स्वागत होगा, इतना बढ़िया स्वागत तो डोनाल्ड ट्रंप का भी नहीं हुआ था जितना इन अफ्रीकन चीता का हो रहा है, ठीक है। तो अफ्रीका से जो चीता इंडिया में आ रहे हैं, तो उसके लिए एक कंपनी है वो लेके आ रही है चीता को, जो ट्रांसलोकेट करा रही है अफ्रीका से इंडिया। तो वो पूछा कौन सी ऐसी कंपनी जो लेके आ रही है, बताइए सर। आईओसी, सरकारी काम है तो सरकारी कंपनी को देंगे जिम्मेदारी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लेके आ रही है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उन चीतों को लेके आ रही है एशिया। तो सबसे पहला तो सवाल यही ध्यान रखना कि अफ्रीकन चीते आ रहे हैं, ये मत सोचना कि एशियाटिक चीते आ रहे हैं। आपके एग्जाम में सवाल आएगा इससे बना तो यही पूछेंगे कि बताओ एशियाटिक चीते ला रहे हैं, अफ्रीकन चीते ला रहे हैं, तो ध्यान रखना अफ्रीकन चीते ला रहे हैं। कंट्री भी हमने पढ़ी थी, याद करना। अब जो बॉडी है जो चीतों से डील करती है इंडिया में,
टाइगर सिंह NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसके लिए लॉ पास हो चुका है, ठीक है, इसके लिए कानून बना है, ठीक है। ये किस कानून के तहत बनी है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के कानून के तहत बनी है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये बॉडी आती है, ठीक है। एक टाइगर टास्क फोर्स बना था, उसके रिकमेंडेशंस पे 2005 में सरकार ने इस अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद 2005 में इस्टेब्लिश कर दिया, फिर उसके बाद इसको कानूनी दर्जा मिल गया था 2006 में, जब इस कानून को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करा था 2006 में, तब इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, recently who among the following has been appointed as the Central Vigilance Commissioner, CVC? CVC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, तो पहले तो ये बताइए who among the following has been appointed as the Central Vigilance Commissioner? तालंग जी एक बार फिर से लॉग ओपन करिए, ऐप यूज कर रहे हैं ना तालंग आप भाई? और भी किसी का प्रॉब्लम आ रहा है क्या कि उसे सिर्फ अपना कमेंट दिख रहा है, बाकियों का नहीं दिख रहा है? तालंग जी नहीं तो आप एक बार उसको क्लोज करके फिर से ओपन करिए, ठीक है, ऐसा करके देख लीजिए। आज तो मेरे ख्याल से ये दिक्कत नहीं हो रही है। Who among the following has been appointed as a Central Vigilance Commissioner? तो वैसे करेक्ट आंसर इज सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल बन गए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। लेकिन ये जो बॉडी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, ये है क्या? इतना तो सर पता है कि करप्शन से लड़ने के लिए बनाई गई है। 1964 में गवर्नमेंट ने इसे सेटअप किया था। एक कमेटी थी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, CBI कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो सोचा गया कि इस बॉडी को क्रिएट किया जाए। तो के संथा नाम के अध्यक्षता में की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। उसने रिकमेंडेशन दिया कि इस तरह की बॉडी बनाई जा सके जो विजिलेंस का काम कर सके। विजिलेंस मतलब नजर रख सके सरकारी अधिकारियों पे, और जो विजिलेंस के रिगार्डिंग इंडिया में ये सबसे सुप्रीम बॉडी है। किसी भी एग्जीक्यूटिव से ये फ्री ऑफ कंट्रोल है, किसी को भी ये पकड़ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो 1964 में जब रिकमेंडेशंस आया, ये बॉडी तो क्रिएट कर दी गई थी। फिर बाद में सरकार ने क्या करा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट बनाया 2003 में। 2003 में कानून बनता है CVC एक्ट, और CVC एक्ट 2003 से इस बॉडी को स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस, और ये किसी एग्जीक्यूटिव के अंडर में नहीं है, ये डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट को। ये अपनी रिपोर्ट ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे, और वो रिपोर्ट कहाँ चली आएगी? डायरेक्ट पार्लियामेंट को। ये किसी भी ऑफिसर या किसी भी मंत्री के अंडर में या किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती है, ताकि ये इंडिपेंडेंट काम कर सके। तो सब पहला सवाल तो यही आता है कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये बनी थी? तो ध्यान रखना, के संथानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था, ठीक है, के संथानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो इसके लिए कानून है CVC एक्ट ऑफ 2003। देखो, लेकिन ये जो बॉडी है इसके अपने खुद की वर्कफोर्स नहीं है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 2 से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर्स नहीं हो सकते, वो 2 मेंबर हो सकते हैं। मतलब एक चेयरपर्सन और 2 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। मात्र 3 लोग क्या काम करेंगे? तो इनके पास वर्कफोर्स नहीं होता है। तो वर्कफोर्स ना होने की वजह से ये काम अपना करवा सकते हैं। तो ये किससे काम करवाएंगे? बॉडीज लाइक CBI। CBI को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डर दे सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। कोई भी पर्सन CBC को अप्रोच कर सकता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, लोकपाल हो गया, या कोई भी विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर कौन होता है? जैसे हम मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि आपका जो बॉस है वो करप्शन कर रहा है, तो आपने खट से क्या करा? चुपके से विसिल बजा दी और CBC को इन्फॉर्म कर दिया। CBC आपकी जानकारी एनोनिमस रखेगा, ये नहीं बताएगा कि यह जानकारी आपने दी, और डायरेक्ट आपके बॉस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा।
ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं करता, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो या तो ये सीबीआई से कराए या फिर इनके कुछ चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, उनसे ये करवाए। तो डायरेक्ट खुद जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। और ये सारे केसेस नहीं लेता, कल कहो तो कि सर मर्डर का केस देखेगा, नहीं देखेगा। जो केसेस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत आते हैं, ठीक है, जो ऑफेंसेस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत आते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस को ये देखता है। ये सीबीसी लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए जाके फिर हमने लोकपाल क्रिएट किया था। ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर फिर भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, कौन अपॉइंट करता है इसे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, 3 लोगों की कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। और वो 3 मेंबर की कमेटी कौन होती है जो इसकी रिकमेंडेशन देती है? एक तो हो गए आपका प्राइम मिनिस्टर, एक हो गए होम मिनिस्टर, और एक हो गए आपका लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन 3 लोगों की कमेटी बैठती है। इस कमेटी की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को जाती है और प्रेसिडेंट से कहा जाता है कि इन पर्सन को आप अपॉइंट कर दो। दैट्स हाउ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वर्क्स। ऑफिस का टर्म 4 साल का रहता है। ठीक है। कैसे हटाया जा सकता है? हटाने का तरीका बहुत मुश्किल है, प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं, वही अपॉइंट कर रहे हैं। रीजन क्या हो सकता है? ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर पे हटा सकते हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड एन इंक्वायरी इनटू हिज केस एंड रिकमेंड एक्शन अगेंस्ट हिम। तो हटाना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ इस पर्सन को ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर पे हटाना चाहिए तो हटा भी सकता है। और वो रिजाइन भी कर सकते हैं बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्हें अपॉइंट कौन कर रहा है? अपॉइंट कर रहा है सर प्रेसिडेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? तो दैट वाज ऑल अबाउट द चीफ विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी। मैं ग्रुप पे भेज दूंगा लिंक, ठीक है। चलो कोई नहीं, आप सबके कमेंट तो मेरे पास आ ही रहे हैं, ठीक है। कल से नहीं तो फिर यूट्यूब पे ही कर लेंगे। आप सबके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, चिंता ना करो। आप बस अपना ये और अच्छी बात है, इधर उधर एक दूसरे को पिन पॉइंट करते रहते हो, उसी की सजा मिली है। फेसबुक बड़ा दुखी हो गया था इतने दिनों से, वो उसके कमेंट देख रहा, वो उसके कमेंट, पिन पॉइंट चल रहा था। कोई दिक्कत नहीं, आज सबके कमेंट मेरे पास आ रहे हैं और सब अपने अपने कमेंट भेजते रहो, ठीक है। आज बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि आप अकेले पढ़ रहे हो क्लास में, ठीक है। चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्लियर है कि नहीं है? कुछ बेसिक समझ में बैठे कि नहीं बैठे? यहाँ वही सरबत चला जा रहा है। अरे बस भैया, बहुत असली है। गुड इवनिंग ताजुम जी। हाँ जी सर, क्लियर है कि नहीं? ऑलराइट, चलो ठीक है। कोनो डाउट होने से पूछ लेंगे आप लोग, ठीक है। स्वाइप करके देखो, कल स्टूडेंट बता रहे थे वो स्वाइप करा तो उससे आ रहे थे कमेंट्स। देखिए ताजुम जी, क्वेश्चन तो काफी आगे निकल गए, रिवाइंड करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप उसका प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए ना। किसी को कोई भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो तो कह दो सर रिपीट कर दो, ठीक है। जो भी दिक्कत हो बता दिया करो, दिल में नहीं रखो कोई भी बात। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग 2021 से 2022 टू विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 दो स्कीम। तो किस ईयर से किस ईयर तक चलेंगी वो?
मतलब 2021 से चलेगी कहाँ तक? कैप्रिकॉन किस पार्ट में दिक्कत है वो बताइए, वो मैं रिपीट कर दूंगा। पूरा रिपीट करना तो पॉसिबल नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट has approved the Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 scheme for implementation during 2021 से 22 to which of the following years? करेक्ट आंसर थी 2025 से 26 तक 4 साल के लिए स्कीम लगाई जा रही है। तो सक्षम आंगनवाड़ी के लिए क्या कर रहे हैं, जो मैंने क्या कहा था, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होती है ना, उसी के तहत आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करते हैं। तो उस आईसीडीएस की रीस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है। और एक पोषण स्कीम चल रही थी सरकार की, आपको याद हो, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पोषण अभियान चल रहा था और आईसीडीएस, ये दो प्रोग्राम पहले चल रहे थे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो आईसीडीएस है उसको रीस्ट्रक्चर करके हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सक्षम आंगनवाड़ी। और पोषण की जगह अब आ रहा है पोषण 2.0, यानी इन्हीं दो स्कीम को और ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। तो इन सारी स्कीम्स में ये जो सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 में आपका क्या क्या इन्वॉल्व होगा, एक जो आपको याद हो आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये इन्वॉल्व होगा, पोषण अभियान इन्वॉल्व होगा, अडल्ट्स एंड गर्ल्स के लिए स्कीम इन्वॉल्व होगी, और नेशनल क्रैश स्कीम इन्वॉल्व होगी। क्रैश क्या होता है, जो आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जो चलाने वाली गाड़ी होती है, इस तरह से कुछ पहिए लगे होते हैं छोटे छोटे बच्चों वाले, ठीक है, उसे क्रैश कहते हैं। तो उसके लिए स्कीम सरकार लेके आ रही है। तो ये सारी स्कीम कवर होंगी आपका सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में, ठीक है। पीडीएफ यहाँ लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं लिंक चल रहा है तो मैं अलग से भेज दूंगा, ठीक है। ओके कैप्रिकॉन, अभी ये कंप्लीट कर दो फिर मैं वापस से आता हूँ उस पर। तो पर्पस क्या है, जो भी माल न्यूट्रिशन है अप टू एज ऑफ 6 ईयर्स, देखो आईसीडीएस जो काम करता है 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए काम करता है, ठीक है। तो उन बच्चों में माल न्यूट्रिशन को कम करना, और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन है, क्योंकि देखो 0 to 6 ईयर्स के बच्चे को अगर हेल्दी रखना है तो उसकी माँ को भी हेल्दी रखना होगा, प्रेग्नेंट वीमेन को भी हेल्दी रखना होगा। और जो एडल्ट्स एंड गर्ल्स होती है 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज की, उन उनके लिए ये स्कीम फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल्स है। तो इन सब में काम करेगी सरकार, ठीक है। अगर आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग देखो, तो जो गोल नंबर 2 है वो जीरो हंगर का है, और गोल नंबर 4 है वो क्वालिटी एजुकेशन का है। तो अगर आप इन सारी चीजों में काम करते हो तो इनडायरेक्टली आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को पूरा कर रहे हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को पूरा कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो वर्क की बात हो रही है सीबीसी के। देखो सीबीसी में मैंने इतना बताया था कि ये 1964 में संतनाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, ठीक है। इंडिया की टॉप विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है ये, किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंडर नहीं आती, डायरेक्ट पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करती है, चेयरपर्सन होते हैं और 2 से ज्यादा इसके मेंबर्स या कमिश्नर्स नहीं हो सकते। अगर कोई भी केस सीबीसी के पास जाता है, सीबीसी के पास अगर कोई भी अपील करता है करप्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, ये सारे ऑफेंसेस नहीं देखते हैं, सिर्फ वही ऑफेंसेस देखते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत आते हैं, ठीक है। तो इसके तहत आने वाले केसेस को सीबीसी देखता है और ये खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, सीबीसी ऑर्डर देता है इन्वेस्टिगेशन करने के, ठीक है। सीबीसी क्या है, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, ये नजर रखता है। तो अगर सीबीसी को लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ये ऑर्डर दे सकता है, सीबीआई को ऑर्डर दे देगा या ईडी को ऑर्डर दे देगा, कहेगा इस ऑफेंस में जाके आप चेक करो क्या काम चल रहा है, ठीक है। तो सीबीआई को या फिर इनके गवर्नमेंट ऑफिस में चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, उनको ऑर्डर दे सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, खुद नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास इतनी मैन पावर
नहीं होती है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, और ये कमेटी रिकमेंड करती है। कैप्रिकॉर्न आप क्लियर है कि नहीं है? तो ये हमने फिर सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के बारे में भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। रिसेंटली नंदा लेक वाज डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? रामसर साइट्स में कभी अलग से इकट्ठा सब याद करा दूंगा आपको, ठीक है? चलो व्हाट्सएप में भेज दूंगा लिंक, ठीक है? व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगा लिंक। वैसे ऐसा नहीं है लिंक काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, आराम से काम कर रहा है। आज तो कर रहा है, कल नहीं कर रहा था शायद। कोई नहीं, मैं अलग से भेज दूंगा, चिंता मत करो आप, ठीक है? फेसबुक का थोड़ा लोचा ही खराब है। ताजिम जी वो सबके साथ दिक्कत है, सिर्फ आपके साथ नहीं है। लेफ्ट राइट स्वाइप करो कमेंट को, देखो बाकी लोग तो ऐसे ही देख रहे हैं, ठीक है? चलो नंदा लेक के बारे में बताओ। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज गोवा। अच्छा, अब गो नंदा लेक उड़ने के जुड़ने के साथ इंडिया के पास 75 रामसर साइट्स हो गई हैं। 1982 से 13 तक 26 साइट्स एडिट थी रामसर साइट्स ने। 2014 से 22 49 नए वेटलैंड साइट हो गए, ठीक है? अब देखो ये हमारे मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट के। अब लॉजिक देखना आप, ठीक है? रामसर साइट में कोई भी लेक या कोई भी वेटलैंड तब ऐड होता है अगर उसकी हालत बहुत खस्ता हो, ठीक है? रामसर साइट में कोई भी वेटलैंड तब ऐड होता है अगर उसकी हालत बहुत बेकार हो, इन्वायरमेंटली डिग्रेड हो रहा हो, वो एक इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस रखता हो बट उसकी हालत बहुत खराब हो रही हो। तो अगर कोई साइट रामसर साइट में ऐड होती है तो क्या ये अच्छी बात है कि खराब बात? मतलब अच्छी बात तो ये है कि चलो रामसर का अब उस पे नजर रहेगी, रामसर के अंडर वो काम करेगा तो उस पे कंजर्वेशन हो जाएगा। लेकिन क्या ये दुख करने वाली बात नहीं है कि इंडिया में इस तरह के वेटलैंड्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं? यस और नो? जैक जैक क्या अनक्लियर है? तो ये तो थोड़ी दुख की बात है। बट यहाँ पे हमारे मंत्री जी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया एट 75 पे हमारे पास रामसर साइट 75 हो गई, ठीक है? तो ये कई स्टूडेंट्स को भी लगता है कि सर ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि हमारे पास 75 रामसर साइट्स हो गई। ये हमारे लिए अचीवमेंट नहीं है, ये हमारे लिए चिंता है, ठीक है? इसको ध्यान रखना। हाँ तो 75 रामसर साइट्स हो ना, हमारे लिए चिंता की बात है, अचीवमेंट की बात नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है? तो ये होता है हिंदुस्तान में। मंत्री जी कह रहे हैं देखो हैशटैग इंडिया 75, इंडिया 75 रामसर साइट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चिंता की बात इसलिए है ना कि ज्यादा से ज्यादा वेटलैंड हमारे खराब होते जा रहे हैं, तभी तो उन्हें कंजर्व करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वो उनकी हालत खराब होती जा रही है। अब मान लो आपके एरिया में नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जाएं किसी हॉस्पिटल में, तो आप तो कहोगे नहीं, तो चिंता की बात है कि बीमारी बढ़ती जा रही तभी तो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे। देखिए रिपीट, देखो अगर स्क्रीन अनक्लियर है तो यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, वहां से जाके क्वालिटी को आप सेट कर सकते हो, ठीक है? सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, वहां से मिनिमम 360 पिक्सल कर देना। देकार जी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर कोई एक स्पेसिफिक पार्ट आपको रिपीट करना हो तो बताइए। हाँ, अगर कोई भी रामसर साइट डिक्लेयर होने के बाद
वो वेटलैंड कंजर्व हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो उसे रामसर साइट से निकाल भी दिया जाता है। पहले निकाले भी गए हैं, कुछ जो ठीक हो गए हैं वो निकाल भी दिए गए हैं। रामसर साइट्स क्या है, देखो एक कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। रामसर कन्वेंशन है वेटलैंड्स का। रामसर एक शहर है ईरान में, वहां पर ये कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 में। इसके तहत ये करते क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम क्या रहता है, दुनिया भर में जो इसके मेंबर कंट्रीज होंगे, तो वहां पर कोई भी अगर ऐसा वेटलैंड, वेटलैंड बोले तो जैसे लेक, कोई भी लेक या ऐसी कोई भी वाटर बॉडी, वेटलैंड बोले तो कोई भी वाटर बॉडी जो डिग्रेड हो रही है और उसके डिग्रेड होने से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचे, ठीक है, जिसके डिग्रेड होने से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचे, तो उसको ये क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो उसको ये अपनी लिस्ट में जोड़ते हैं पहले तो। जैसे ये नंदी लेक था, तो नंदी लेक इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा खराब हालत हो रही, तो इसको क्या करा, इस लिस्ट में जोड़ लिया, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड की लिस्ट में। इनको कहते हैं रामसर साइट। जब ये रामसर कन्वेंशन में ऐड हो जाते हैं, इसको कहते हैं रामसर साइट। फिर ये कन्वेंशन अपनी तरह से इस एरिया को कंजर्व करता है, ठीक है चलसा जी, इज दैट क्लियर और नॉट। हाँ, मिजोरम में भी 2022 में ऐड किया गया है, ठीक है। वो अभी मैं कुछ दिनों में अलग से पढ़ाऊंगा, तब देख लेना आप इकट्ठा। वेटलैंड डे कमेंट करिए आप लोग, बताइए वेटलैंड डे कब होता है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब होता है। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से, लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है, ये आप बताइए आप लोग। चलो जी आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, रिसेंटली उद्यम पोर्टल वाज सीन इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। उद्यम पोर्टल किससे रिलेटेड है, उद्यम पोर्टल किससे रिलेटेड है। हाँ जी, 2 फरवरी को ही होता है, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, अभी जब पढ़ेंगे आगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। उद्यम पोर्टल एमएसएमई से रिलेटेड है, ठीक है, एमएसएमई। देखो उद्यम पोर्टल आपको लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2020 को, 2020 को, ठीक है। एमएसएमई क्या होते हैं, जो आपके 250 करोड़ टर्नओवर से कम वाले जो कंपनीज होती हैं, उनको एमएसएमई में काउंट करते हैं। तो एक पोर्टल है जिसमें आप एमएसएमई को रजिस्टर करा सकते हो। मान लो आपने कई कोई नई कंपनी खोली, उसे एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में रजिस्टर करा सकते हो, कराना चाहते हो, तो उसी के लिए है उद्यम पोर्टल, ठीक है। तो इसके जो डेटाबेस है किससे रिलेट कनेक्ट हो जाते हैं, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। देखो सीबीडीटी की फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट एलडीसी के एग्जाम में, ठीक है, लास्ट टू लास्ट एलडीसी के एग्जाम में सिंपल यही सवाल आया था, सीबीडीटी की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, एलडीसी के एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, सीबीडीटी की फुल फॉर्म बताओ। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इज दैट क्लियर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट विच वाज लॉन्च्ड टू अनफॉल द ट्राई कलर इन स्पेस बाय इसरो टू मार्क इंडिया सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। स्पेस में तिरंगा फहराने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, क्योंकि अभी हमें 75 ईयर्स हो गए ना इंडिपेंडेंस की, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, तो उसके लिए एक सैटेलाइट भेजी गई थी स्पेस में टू अनफॉल द ट्राई कलर। तो उस सैटेलाइट का नाम क्या था। ताजुन जी ये तो फिर
कभी फोन पे आराम से डिटेल में बात करेंगे फर्म खोलने के लिए आपको क्या करना रहता है, ठीक है। ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही है ना, तो इसको कभी अलग से पूछ लेना मेरे से। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज आजादी सेट। इसरो ने ट्राई किया था कि एक सैटेलाइट आजादी सेट लॉन्च कर दी जाए, ठीक है। ये भी किसके थ्रू भेजी गई थी, एसएसएलवी के थ्रू भेजी गई थी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था उसके थ्रू भेजी गई थी। एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गई थी EOS-02 और एक स्टूडेंट ने बनाई थी आजादी सेट, ये भेजी गई थी। लेकिन मिशन क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। और जो सैटेलाइट थी आ, हो गई, तो ये मिशन फेल हो गया था, वरना आपको देखने को जरूर मिलता। चलो कोई नहीं। अच्छा मैंने कहा था SSLV GSLV इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यूपीएससी में आ चुका 2018 में, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तीन स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट बताना है। इसको अटेम्प्ट करो, बताओ सर इसका क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए। देखो डरना नहीं कि यूपीएससी का, तो हम क्यों करें। करेक्ट आंसर इज वन ओनली। स्टेटमेंट देखो। अच्छा इतना तो पता है ना कि सर हमने बताया था जीएसएलवी भी 3 स्टेज का होता है। इसमें पढ़ो, ये बोल रहा 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल। जैसे ये पढ़ा तो इतना समझ में आ गया, तीसरा स्टेटमेंट गलत, मतलब बी भी नहीं हो सकता डी भी नहीं हो सकता। अब या तो आंसर ए है या सी है। दोनों ही केसेस में वन तो कंफर्म है, ठीक होगा। वन क्या कह रहा है, पीएसएलवी लॉन्च द सैटेलाइट फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग वेयर जीएसएलवी आर डिजाइन्ड मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, सही बात है। अब सारा डिपेंड करता है आंसर स्टेटमेंट 2 पे, बट फिर भी इन दोनों में से भी अगर कोई एक तुक्का मारोगे तो 50% प्रोबेबिलिटी है आंसर सही होने के। तो स्टेटमेंट 2 पढ़ो। स्टेटमेंट 2 कहता है कि जो सैटेलाइट लॉन्च बाय पीएसएलवी अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। मतलब जो पीएसएलवी सैटेलाइट लॉन्च करता है वो ऐसा लगता है कि वो सेम पोजीशन में रहते हैं स्काई पे, जबकि ऐसा नहीं है। जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की सैटेलाइट है ना, वो ऐसा लगता है सेम पोजीशन पे रहती हैं। देखो ऐसा होता है क्या है कि जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं, एक्चुअल में ये अर्थ है, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो यहाँ पे जीएसएलवी सैटेलाइट पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट होती है वो मान लो किसी एक स्पेसिफिक टारगेट को टारगेट करती है। तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी तो सेम उसी स्पीड से ये सैटेलाइट भी रोटेट करेगी। तो हमेशा ये सैटेलाइट एक सर्टेन पॉइंट के सामने ही रहेगी, ठीक है। जो जीएसएलवी सैटेलाइट्स होती हैं, जीएसएलवी सैटेलाइट जो जीएसएलवी ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाती हैं जो अर्थ से काफी दूर है, तो ये हमेशा अर्थ के सामने एक पॉइंट के सामने रहते हैं। अगर ये पॉइंट है अर्थ का, इसके सामने रहेगी, क्यों, जिस स्पीड से अर्थ मूव करेगी उसी स्पीड से ये सैटेलाइट मूव करेगी। तो इस पॉइंट वाले को लगता है कि ये सैटेलाइट हमेशा यहाँ पर क्या हो गई है, फिक्स हो गई है, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप गाड़ी से जा रहे हो, आप किसी कार से जाओ, क्या बन गया ये, आप मान लो किसी कार से जा रहे हो, ठीक है, और आप
आपको एक कैमरा शूट कर रहा हो सेम स्पीड से, तो कैमरे में ऐसा लगेगा कि आप रुके हुए हो। तो यहाँ पर जो ये अर्थ का रोटेशन है और ये जो सैटेलाइट का रोटेशन है ये सेम स्पीड का है, तो इसको लगता है कि हमेशा ये पॉइंट रुका हुआ है। वही वो कहलाना चाह रहा है कि जीएसएलवी की जो सैटेलाइट्स होती हैं वो अपियर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन, जबकि रोटेट तो वो भी कर रही हैं, जैसे आपका ये रोटेट कर रहा है वैसे ये रोटेट कर रहा है। तो ये जो बात बोली गई है स्टेटमेंट टू, ये पीएसएलवी के लिए नहीं है, ये जीएसएलवी के लिए है, ठीक है। तो स्टेटमेंट टू भी गलत हो जाएगा, टू गलत हो गया तो ये भी गलत, करेक्ट आंसर इज सी। हाँ जी सर, इज दैट क्लियर और नॉट? ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप दीजिए इसमें। थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया, लेकिन आदत डाल लो इन सब की। थोड़ा सा आपका लेवल ज्यादा रहेगा ना तो अपने छोटे मोटे एग्जाम खट से निकाल लोगे आप। अब जब पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है सर। अच्छे सवाल लगाने से क्लैरिटी और बढ़ती है। चलो जी, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। अभी एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था नियर द साइट ऑफ माउंट फैग्रा डेल्स फॉल। फैग्रा डेल्स फॉल वोल्केनो कहाँ पर लोकेटेड है? फैक्चुअल सवाल है, जल्दी से आंसर दीजिए। माउंट फैग्रा डेल्स फॉल कहाँ पर लोकेटेड है? माउंट फैग्रा डेल्स फॉल्स कहाँ पर लोकेटेड है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ओहो, ये तो कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। आइसलैंड में है, ठीक है। आइसलैंड, ये आइसलैंड तो समझते हो ना आप, ये वाला एरिया, ये यूके वाला एरिया, इसके इधर ही पास में आइसलैंड, ये क्या है? ग्रीनलैंड, ठीक है। अटलांटिक ओशन में मिलेगा, अटलांटिक और ऊपर आर्कटिक, इसके बीच में आइसलैंड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20। Recently, the government has widened the ambit of e-invoicing for businesses by lowering the mandatory turnover threshold to how much amount? बताइए सर। अभी हाल फिलहाल में सरकार ने क्या करा, ई इनवॉइसिंग का जो एम्बिट है, पहले ई इनवॉइसिंग जो थी वो छोटे ट्रांजेक्शन पे नहीं लगती थी, बट अब जो मिनिमम लिमिट लगा दी है कि अगर इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है, पहले मान लो इस लेवल तक के ट्रांजेक्शन पे लिमिट लगी थी कि इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ई इनवॉइस बनाओ, अब उससे कम कर दिए। ई इनवॉइस का मतलब क्या है? इनवॉइस का मतलब होता है बिल। आपने जैसे मान लो कुछ परचेज किया, आपने मोबाइल परचेज किया, ठीक है। तो जो कंपनी है, मोबाइल कंपनी, जैसे मान लो अपने मोबाइल सैमसंग का परचेज किया, तो सैमसंग क्या करेगी, आपको एक इनवॉइस बना के दे देगी। लेकिन अगर वो इनवॉइस डिजिटली उन्हें एक पोर्टल में अपलोड करनी हो, अगर सरकार कह दे एक पोर्टल है उसमें वो इनवॉइस आपको अपलोड करनी है, तो वो कहलाती है आपका ई इनवॉइस, ठीक है। वो कहलाती है ई इनवॉइस। तो ई इनवॉइस की लिमिट कितनी हो गई है? तो ये सरकार ने कर दी कि 10 करोड़। ऐसे बिजनेस जिसमें एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको क्या जनरेट करनी पड़ेगी? ई इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी। लेकिन ये किन कंपनीज के लिए बोला गया? जो बी टू बी वर्क करते हैं। बी टू बी बोले तो बिजनेस टू बिजनेस, मतलब वो डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील क्या डायरेक्ट आपके घर में आके स्टील बेच देता है? नहीं बेचता है ना। टाटा स्टील क्या करता है, कोई मान लो कार की फैक्ट्री है, वहां स्टील बेचेगा। या कोई टायर कंपनी है, वो कार को टायर बेचती है, ठीक है। तो वो कोई बिजनेस कंपनी किसी बिजनेस को अपने अगर प्रोडक्ट बेचती है तो कहलाता है बी टू बी ट्रांजेक्शन। अगर टाटा स्टील कल आपको डायरेक्ट आके स्टील बेचने लगे तो वो कहेगा बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन। तो बी टू सी के लिए नहीं बोला है सरकार ने, बी टू बी ट्रांजेक्शन के लिए बोला है ई इनवॉइसिंग दो।
पहले 20 करोड़ से ऊपर के बिजनेस को देनी पड़ती थी, अब 10 करोड़ या उससे ऊपर के बिजनेस को ई इनवॉइसिंग देनी पड़ेगी। अगर आपने ई इनवॉइसिंग दे रखी है, यानी आपको एक पोर्टल में इनवॉइस अपलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद रिटर्न्स जो जीएसटी रिटर्न्स वगैरह फाइल होते हैं उसमें आपको आसानी हो जाएगी, फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सरकार आपके रिटर्न बना के दे देगी आपको। और ये सारा काम किसके तहत हो रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स है ना, तो ये हो रहा है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के तहत हो रहा है। अब देखो जैसे एलडीसी ने पूछ लिया था सीबीडीटी की फुल फॉर्म, तो हो सकता है आने वाले आपके एग्जाम यूडीसी या टीजीटी पीजीटी किसी में सीबीआईसी की फुल फॉर्म पूछ लें, तो पता होना चाहिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। लास्ट ईयर यूडीसी में सीबीआई की फुल फॉर्म पूछ ली थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फुल फॉर्म सीबी वाले वो पूछ रहे हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है। देख लो सीबी डीटी की फुल फॉर्म आ चुकी है, सीबीआई की आ चुकी है, सीबीआईसी भी आ सकती है, सीबी वाले ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, तो ऐसा हमको फील होता है, ठीक है। चलो जी, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट टू हाउ मच परसेंटेज इन इट्स अगस्त 2020 मीटिंग। अभी आरबीआई ने रेपो रेट कितना रखा है? फाइव पॉइंट फोर या 6%। अभी आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा के कर दिया 5.4%। रेपो रेट क्या होता है? ये एक इंटरेस्ट रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। शॉर्ट टर्म मान लो करीब 15 डेज, 0 to 15 डेज, ठीक है। जब आरबीआई बैंक को जो शॉर्ट टर्म पे जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है रेपो रेट। ये कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। पहले तो गवर्नर खुद बना लेते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2016 में एक अमेंडमेंट किया गया है आरबीआई में, आरबीआई एक्ट 1934 में, अंडर सेक्शन 45 जेड बी, उसके तहत एक बॉडी बनाई गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ये बनाई गई थी। इसमें एक चेयरमैन होते हैं जो खुद आरबीआई के गवर्नर होंगे, और 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। चेयरमैन हो गए इस कमेटी में, और कौन होता है सर? 6 मेंबर्स होते हैं। 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, ठीक है। 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। आरबीआई की तरफ से आपके कौन होंगे? आरबीआई के खुद गवर्नर तो हैं ही, डेप्यूटी गवर्नर होंगे, और जो भी जिसको आरबीआई नॉमिनेट करे, ठीक है सर। अच्छा, किसी को देखो अगर कुछ तकलीफ है तो खुल के बता दो, दुखी वाली इमोजी क्यों बना रहे हैं? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। जरूरी नहीं है कैप्रिकॉन की 4 to 5 पे ही रखें, आरबीआई को जरूरत लगे तो बढ़ा सकता है, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो जी, फिर आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द लेक्चर एज मच एज पॉसिबल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एग्जाम सर पे रिवीजन करते रहिए। चलो जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।